गुड मॉर्निंग। हम लोग अब एयर प्रेशर एंड विंड का सेकेंड पार्ट में पहुंच चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे वर्ल्ड की वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, जैसे कहीं पे लो प्रेशर था, कहीं पे हाई प्रेशर था, और उससे रिलेटेड जो तीन तरह के परमानेंट विंड थे उस विंड के बारे में हम लोग पढ़े थे, जैसे ट्रेड विंड, वेस्टर्ली विंड और पोलर विंड। एंड पूरा वायु में जो कन्वेक्शनल सेल चलता है, तीन प्रकार के सेल के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग का जो एयर प्रेशर और विंड का परमानेंट विंड सिस्टम कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल विंड के बारे में। वेरिएबल विंड को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक दो टॉपिक को हम लोग पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे। फर्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड। ये अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड क्या है? मैं जब एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में पढ़ाई थी, उस टाइम एटमॉस्फेयर पे बताए थे कि ट्रोपोस्फोर्स, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर ऐसे करके बहुत सारा लेयर है। मैं पिछले जब पार्ट में ये भी बोली थी कि जो एयर है वो जो गर्म और मॉइस्ट एयर है वो ट्रोपोपॉज के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता। अपर ट्रोपोस्फियर तक ये एयर एसेंड करता है। तो ये जो ट्रोपोस्फियर जो लेयर है वो इक्वेटर में अराउंड 60 किलोमीटर के ऊपर रहता है और पोलर में वो अराउंड 8 किलोमीटर के ऊपर वो मिलते हैं। जब ये एयर अपर ट्रोपोस्फियर तक पहुंचते हैं तो मैं पहले ही बोली थी कि नीचे लो है और ऊपर में हाई है, और जहाँ पे हाई है ऊपर में लो है। तो हवा हाई टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल करना चाहते हैं, मतलब ट्रेवल करना कोशिश करते हैं। पर जब ट्रैवल करना कोशिश, अच्छा अपर ट्रोपोस्फियर में और एक चीज होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम है। ग्राउंड लेवल पे हम लोग को जो एयर में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है, पर जब हम लोग अपर ट्रोपोस्फियर में पहुँचते हैं तो उसमें फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। जब फ्रिक्शन कम हो जाए तो डिफ्लेक्शन, एयर का जो डिफ्लेक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे नॉर्मली एयर 45 डिग्री एंगल में डिफ्लेक्स करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्लॉकवाइज एंड साउदर्न हेमिस्फीयर पे एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे अपर ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, डिफ्लेक्शन कम होने की वजह से ये जो फ्रिक्शन कम होने की वजह से डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ये है इक्वेटर, और इक्वेटर ये एयर को साउथ टू नॉर्थ मूव करना है। डिफ्लेक्शन 45 डिग्री एंगल में यहाँ पे होना था, पर अपर ट्रोपोस्फियर में फ्रिक्शन कम होने की वजह से डिफ्लेक्शन 90 डिग्री एंगल में होता है। मतलब डिफ्लेक्शन वेस्ट टू ईस्ट में डिफ्लेक्शन होता है, मतलब एयर को जाना था साउथ टू नॉर्थ एंड एयर पहुंच जाता है वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में सेम, एयर को जाना था नॉर्थ टू साउथ, उसको डिफ्लेक्ट होना था 45 डिग्री एंगल पे, पर फ्रिक्शन कम होने की वजह से ये डिफ्लेक्शन होता है 90 डिग्री पे। मतलब ये दोनों एयर वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। ये हो गया अपर ट्रोपोस्फियर विंड। और एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम क्या है? ये जो अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड के बारे में हम लोग पढ़े हैं, उस विंड के अंदर एक बहुत ही हाई वेलोसिटी वाला एक विंड चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम बहुत प्रकार के होते हैं, परमानेंट जेट स्ट्रीम भी मिलता है और टेम्पोरल जेट स्ट्रीम भी मिलता है। परमानेंट जेट स्ट्रीम कहाँ पे मिलता है? पूरा साल भर ये जेट स्ट्रीम परमानेंटली अपर ट्रोपोस्फियर पे ये हमेशा मिलता है। परमानेंट जेट स्ट्रीम हम लोग को यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के जो ऊपर में अपर ट्रोपोस्फियर में यहाँ पे एक जेट स्ट्रीम मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सब पोलर यहाँ पे भी एक जेट स्ट्रीम मिलता है, इसको बोलते हैं सब पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सेम एज साउदर्न हेमिस्फीयर में भी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है, सब पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है। ये चार जो जेट स्ट्रीम है ये परमानेंट जेट स्ट्रीम है। ये हमेशा इस ट्रोपोस्फियर पे वेस्ट टू अपर ट्रोपोस्फियर पे वेस्ट टू ईस्ट हमेशा मूव करता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में ये मूव करता है। अच्छा, और इसके साथ और एक चीज हम बोल लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब समर आता है तो सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है, एपरेंट मूवमेंट होता है, और जब विंटर आता है तो सन का साउथ साइड, मतलब साउदर्न साइड एपरेंट मूवमेंट होता है। पर एक्चुअल में सन का मूवमेंट नहीं होता है। सन एक जगह पे स्टेबल है,
अर्थ कैसे है, टिल्टेड है। हम लोग का जो अर्थ का ग्लोब होता है वो टिल्टेड है। तो टिल्ट होने के कारण कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के सामने आते हैं और कभी साउदर्न हेमिस्फीयर सन के सामने आते हैं। अर्थ ऐसे टिल्टेड है और ये सन है, तो ये मान लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये कभी सन के सामने आता है, ये घूम के जब पीछे चला जाता है तो कभी साउदर्न हेमिस्फीयर सन के सामने आते हैं, मतलब ये पीछे वाला पोर्शन घूम के सामने आता है। तो इसीलिए हमको लगता है कि सन अप एंड डाउन कर रहा है, पर एक्चुअल में सन अप नॉर्थ एंड साउथ मूवमेंट नहीं कर रहा है। पृथ्वी के रोटेशन की वजह से ये हम लोग को फील होता है, इसको अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन बोलते हैं। ठीक है, तो सन के अपवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये जो सारे प्रेशर बेल्ट है, जब सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है, मतलब सन लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकली इसका सनरेज पड़ता है, तो इस टाइम सारे प्रेशर बेल्ट का नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है, और जब साउदर्न साइड में सन का मूवमेंट होता है तो सारे प्रेशर बेल्ट साउदर्न साइड में शिफ्ट करते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मानसून के बारे में, मतलब वेरिएबल सीजन में मानसून के बारे में। मानसून एक यूनिक एक क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेटिक रीजन है, जो सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में ये मानसून क्लाइमेट दिखने को मिलता है। और ये मानसून जो वर्ड है एक अरबिक वर्ड है, जिसका जो वर्ड मानसून डिराइव हो रहा है अरबिक वर्ड मौसम से, जिसका मतलब होता है कि रिवर्सल ऑफ विंड। इसका रिवर्सल ऑफ विंड पर मतलब एक ही विंड का रिवर्सल नहीं होता है, सन का नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड मूवमेंट की वजह से विंड का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है। अब ये मानसून का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे सडन ऑनसेट होता है, मतलब अचानक से मानसून आ जाता है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करता है, और उसका रिट्रीटिंग भी, मतलब जब मानसून जाता है तो धीरे धीरे रिट्रीट करता है। उसके बाद उसका रीजनल वेरिएशन है, सीजनल वेरिएशन भी अलग होता है, और ईयर टू ईयर उसका चेंजेस भी अलग होता है। मतलब कोई साल हम लोग को देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है, कोई साल बारिश एकदम कम होता है। तो ये थोड़ा सा मतलब अनप्रिडिक्टेबल है मानसून, मतलब इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जाता कि कौन से साल ज़्यादा बारिश आएगा, कौन से साल कम बारिश आएगा। तो ये सारी चीज़ कोई किसी मैकेनिज्म, मतलब बहुत सारे मैकेनिज्म मानसून के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे ऊपर रिलेटेड करके ये पता चलता है कि मानसून इस साल कैसे आएगा। ये सारे मैकेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा बोर्ड वॉक की, मैप वॉक की जरूरत पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा मैप वॉक कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पे यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट रहता है, और हाई प्रेशर बेल्ट हम लोग का इसमें 30 डिग्री अराउंड इस जगह पे नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे रहता है। पर जब सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है तो ये प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होके यहाँ पे पहुँच जाता है, और ये हाई प्रेशर बेल्ट लगभग यहाँ पे आ जाता है, और इसका हाई प्रेशर बेल्ट लगभग यहाँ पे आ जाता है। मतलब ये मानसून का थर्मली इंड्यूस, मतलब थर्मली जो रीजन मानसून आने के लिए बताया जाता है, ये ऐसा होता है। इससे क्या होता है कि ट्रेड विंड ऐसे चलता है, ट्रेड विंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ऐसे चलता है। पर हम लोग का जो साउथ वेस्ट जो साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड पहले इधर से इधर चलता था ट्रेड विंड, वो जब इक्वेटर एरिया को क्रॉस कर लेता है, तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी हवा नॉर्दर्न साइड में रहता है तो वो क्या रहता है, क्लॉकवाइज उसका मूवमेंट होता है। तो ये हवा पहले ऐसे चलता था, पर जब पूरा प्रेशर बेल्ट शिफ्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया तो ट्रेड विंड को चलना था ऐसा, पर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, तो ये हवा का पूरा रिवर्सल होके क्लॉकवाइज ऐसे मूवमेंट हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब समर सीजन में इसी को बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट ट्रेड विंड को समर सीजन में साउथ वेस्ट मानसून बोला जाता है। फिर से जब क्या होता है, जब सन का साउथवर्ड मूवमेंट होता है तो जो प्रेशर सेल है जो एज इट इज अपने जगह पे आ जाता है, मतलब इक्वेटर में लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर प्रिवेल होता है, तब ट्रेड विंड
ऐसे चलता है और एक ट्रेड विंड ऐसे चलता है। ये विंटर सीजन का मैं बात कर रही हूँ। समर सीजन में पूरा रिवर्सल हो जाता है। ये हो गया थर्मल कॉन्सेप्ट। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ये थर्मल कॉन्सेप्ट को मानना नहीं चाहे हैं, इसीलिए इसके पीछे जो मानसून का जो डायनामिक कॉन्सेप्ट है, जो मेन मैकेनिज्म समझ में आता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। पहले मैं 4 परमानेंट जेट स्ट्रीम के बारे में बोली थी, जो सब पोलर में जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो बोथ हेमिस्फीयर में था। मैं कुछ टेम्पोरल जेट स्ट्रीम के बारे में बोल रही थी। वो टेम्पोरल जेट स्ट्रीम अब यहाँ पे पड़ेंगे। यहाँ पे तिब्बत जो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट प्लेटू है, जब सन का एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है तो ये प्लेटू के ऊपर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनता है। इस प्लेटू के ऊपर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनने से क्या होता है कि ये प्लेटू बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है एंड यहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है। एक कोई अननोन रीजन की वजह से यहाँ पे मस्कलिन हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर और तिब्बत प्लेटू में लो प्रेशर, तो हवा हाई टू लो मूव करना शुरू करता है। ठीक है, हवा हाई टू लो प्रेशर मूव करना शुरू किया है, तो ये जो हवा हाई टू लो प्रेशर जाएगा इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट समर मानसून। हवा यहाँ पे ऊपर में एसेंड करेगा, फिर इस जगह पे डिसेंट होगा हाई प्रेशर में। तो ये तिब्बत में जितना ये हीटिंग जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हवा एसेंड करेगा और उतना ज़्यादा हवा यहाँ पे आके डिसेंड करेगा और यहाँ पे हाई प्रेशर उतना स्ट्रॉन्ग होगा। जितना हाई प्रेशर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा एयर फोर्सफुली इधर लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। तो ये जो अपर ट्रोपोस्फियर पे जो ये जो सर्कल दिखने को हम लोग को मिल रहा है, ये जो विंड चल रहा है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये सिर्फ समर सीजन में मिलता है, विंटर में ये डिसिपेटेड हो जाता है। तो इसके मानसून के साथ ये बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है। जितना ज़्यादा हाई प्रेशर स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ज़्यादा हवा इंडिया में एंटर करेगा, और जितना ज़्यादा लो प्रेशर स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा हवा एसेंड करेगा और हवा जाके इधर में उतना ज़्यादा हाई प्रेशर में डिसेंड करेगा। तो ये हो गया ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो मानसून के साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है। और एक जेट स्ट्रीम के बारे में, जो परमानेंट जेट स्ट्रीम के बारे में हम बोले थे, वो था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो लगभग यहाँ पे हमेशा चलता है, साल भर यहाँ पे चलता है। जब विंटर आता है तो ये जेट स्ट्रीम यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा हिमालय लगभग यहाँ पे है। तो ये जेट स्ट्रीम हिमालय के साउदर्न साइड में विंटर सीजन में आ जाता है, साउदर्न साइड में। पर जब धीरे धीरे साउदर्न साइड में यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम प्रिवेल करता है। पर जब सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है तो यहाँ पे तिब्बत में तो हीटिंग होता है, तो ये जेट स्ट्रीम का जो सब ट्रॉपिकल जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का जो ब्रांच है ये ऊपर की तरफ नॉर्दर्न साइड शिफ्ट करता है। नॉर्दर्न साइड शिफ्ट करने से यहाँ पे बीच में हिमालय रह जाता है, तो ये 2 ब्रांचेस में बढ़ जाता है, एक नॉर्दर्न ब्रांच और एक साउदर्न ब्रांच। जब तक ये साउदर्न ब्रांच जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का साउदर्न ब्रांच जब तक ये नॉर्दर्न ब्रांच के साथ कोलैप्स नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पे मानसून आने का चांसेस नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे तब तक हाई प्रेशर ही रहता है, लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट नहीं हो पाता। तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मानसून के साथ बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। इसके साथ मैं और एक चीज़ बोल देती हूँ कि विंटर में क्या होता है, ये हो गया रेनी सीजन के टाइम। विंटर में क्या होता है कि ये जो जेट स्ट्रीम चलता है नॉर्मल सीजन में यहाँ पे वेस्टर्ली चलता है और ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। तो यहाँ पे साइक्लोनिक इफेक्ट होने की वजह से जो कुछ ये विंड वेस्टर्ली विंड यहाँ पे साइक्लोनिक इफेक्ट मतलब मेडिटेरियन एरिया पे बहुत सारा साइक्लोनिक इफेक्ट होता है। तो ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट यहाँ पे ऊपर से अपर ट्रोपोस्फीयर में चलता है, कभी कभी साइक्लोन को लेके अपने साथ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में लेके आ जाते हैं। तो कभी कभी विंटर में नॉर्दर्न साइड पे हम लोग को बारिश दिखने को मिलता है, पर ये एकदम मतलब परमानेंट नहीं है, कभी कभार होता है।
रेगुलरिटी नहीं मेंटेन करता क्योंकि जब विंटर चलता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन प्रिवेल होता है। पर जब साइक्लोन वेस्टर्ली जेट के साथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न इंडिया में आ जाता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत बारिश होता है जिसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। तो दो जेस्टिम का यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए, एक हो गया ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेस्टिम और एक हो गया सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेस्टिम। और एक मेकानिज्म है, मतलब और एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं एल नीनो फेनोमेना। ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे हाई प्रेशर से मतलब साउथ अमेरिका में पेरू और चिली के पास हाई प्रेशर सिस्टम रहता है और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड पे लो प्रेशर सिस्टम रहता है। मान लेते हैं ये थोड़ा सा कुछ इस टाइप का होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम रहता है। हवा हाई टू लो मूव करता है और यहाँ पे जाके ये एसेंड करता है, मतलब ये एक ऐसे सर्कल की तरह बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग चिली और पेरू में यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट रहता है और पेरू का पूरा जो इकोनॉमी होता है वो फिशिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे जो ओशन में क्या होता है, अपवेलिंग होता है। अपवेलिंग होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट रिच पानी है, वाटर है, वो ऊपर आता है, जो फिशिंग कल्चर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको नॉर्मल वर्कर सेल बोलते हैं। वर्कर एक साइंटिस्ट थे जो इस सेल के पहले डेवलप मतलब बारे में पहले डिस्कवर किए थे। तो नॉर्मल कंडीशन पे अफ्रीका में पेरू और चिली में, साउथ अमेरिका के पेरू और चिली में हाई प्रेशर रहता है और ऑस्ट्रेलिया में मतलब और इंडियन ओशन में लो प्रेशर रहता है। पर कभी कभी कोई अननोन रीजन की वजह से ये पूरा जो वर्कर सेल है ये रिवर्स हो जाता है, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है और अफ्रीका के पास हाई प्रेशर हो जाता है। तो हवा हाई टू लो मूव करना शुरू कर देता है। हाई टू लो हवा मूव करना शुरू कर देता है। तो यहाँ इस जो सिचुएशन, जो रिवर्स सिचुएशन है, इसको बोलते हैं एल नीनो। एल नीनो के साथ हम लोग का मानसून का बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। जब यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाता है तो अपवेलिंग जो है वो अपवेलिंग होना बंद हो जाता है और लो प्रेशर होने के वजह से जो एटाकामा डेजर्ट है वहाँ पे फ्लड कंडीशन आ जाता है और जो अपवेलिंग हो रहा था वो वहाँ पे डाउनवेलिंग हो रहा है, मतलब फिशिंग ग्राउंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत ज़्यादा लॉसेस रन करता है। ये जो रिवर्स वर्कर साइकिल को एल नीनो बोलते हैं। अब एल नीनो के साथ हम लोग के मानसून का क्या रिलेशन है, मैं बोली थी ऐसे नॉर्मल में यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। मस्कलिन हाई बेसिन में यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, तिब्बत में यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। हवा ऐसे मूव किया, ये एक सर्कल बना और यहाँ से एक सर्कल बना, ये नॉर्मल सिचुएशन में, मतलब यहाँ से भी उसको वार्म एयर आके हाई प्रेशर में डिसेंड हो रहा है और इस वेस्टर्न मतलब ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पूल से भी हवा आके यहाँ पे ऊपर आके इस हाई प्रेशर में डिसेंड कर रहा है। तो दोनों साइड से जब हवा का प्रेशर इसको मिल रहा है तो हवा का डेंसिटी ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा विंड जाके साउथ ईस्ट विंड जाके इंडिया में मर्ज होता है। तो उस टाइम मानसून में बहुत ज़्यादा, उस साल मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। ये नॉर्मल सिचुएशन में, अगर नॉर्मल सिचुएशन चल रहा है तो। पर जिस साल एल नीनो ईयर होता है उसमें क्या होता है, मैं बोली थी कि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हाई हो जाएगा तो हवा यहाँ पे तो हवा इधर से तो डिसेंड करके इधर एसेंड करके यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये जो सेल पहले बना था एल नीनो ईयर पे, ये सेल बनना पूरा बंद हो जाएगा। यहाँ पे रिवर्स सेल सिर्फ मतलब पैसिफिक ओशन में सिर्फ रिवर्स सेल मिलेगा। तो जब जिस साल एल नीनो ईयर होता है उस साल रेनफॉल की जो वेरिएबिलिटी होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। ये हो गया एल नीनो के पीछे बहुत सारा मैकेनिज्म, साउथ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेस्टिम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेस्टिम और एल नीनो का इसमें इफेक्ट क्या क्या होता है। अब एल नीनो यहाँ पे समर टाइम पे साउथ वेस्ट तरफ से इंडिया में एंटर किया। चलिए हम लोग थोड़ा सा इंडिया में देख लेते हैं कि इंडिया में इसका वेरिएबिलिटी कैसे है। चलिए थोड़ा सा इंडिया में हम लोग मैप वर्क कर लेते हैं।
इंडिया में इस साइड में वेस्टर्न घाट है। जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो पहले इस घाट में स्ट्राइक करता है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। इंडिया में जितना रेनफॉल होता है वो ओरोग्राफिक कंडीशन की वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होगा और जब ये हवा ये वेस्टर्न घाट को क्रॉस करते हुए लीवर्ड साइड में जाएंगे तो यहाँ पे कर्नाटक प्लेटू है, तेलंगाना प्लेटू है, धारवाड़ प्लेटू है, इस जगह पे ड्राई कंडीशन प्रिवेल होगा। ठीक है, अब ये जो साउथ वेस्ट मानसून है इसका दो ब्रांच हो जाता है। एक ब्रांच यहाँ पे आता है और एक ब्रांच मतलब ये एक अरेबियन ब्रांच है और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। अरेबियन ब्रांच में यहाँ पे क्या है, अरावली पर्वत है। तो ये अरावली पर्वत को जब ये हवा क्या होता है मतलब कहीं पे भी ओरोग्राफिक रेनफॉल होने की वजह लिए एक पहाड़ को ऐसे होना बहुत ज़रूरी है। जब ये हवा यहाँ पे टकराएगा तो यहाँ पे बारिश होगा, पर अरावली का पोजीशन ऐसे होने की वजह से यह हवा इसको क्रॉस करते हुए निकल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये वेस्ट ईस्टर्न अरावली में थोड़ा सा बारिश होता है, बस ऐसे नॉर्मल यहाँ पे बारिश नहीं होता है। फिर जब ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ से एंटर करता है तो जब ईस्टर्न घाट है वो थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड है, तो ये ब्रांच ये फ्रेगमेंट गैप से इंडिया में इंटर कर देता है। हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया की ईस्टर्न साइड पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है और जैसे ही वेस्टर्न साइड में हम लोग जाते रहते हैं रेनफॉल धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर ये ब्रांच जब यहाँ पे हम लोग को छोटा नागपुर प्लेटू मिलेगा, इस प्लेटू में जाके टकराता है तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश होता है, मतलब साउथ छोटा नागपुर एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। फिर ये ब्रांच ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे हिमालय की प्रेजेंस की वजह से ये यहाँ पे टकरा के पूरे यूपी और पूरे बिहार में पूरा हाई प्रोफाइल रेनफॉल देता है। फिर ये ब्रांच जब वेस्टर्न मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड में जाता है तो यहाँ पे मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ हम लोग को दिखने को मिलता है। इन तीनों पहाड़ बहुत क्लोजली स्पेस्ड होने की वजह से यहाँ पे एयर ट्रैप हो जाता है, यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है और सबसे ज़्यादा इंडिया में ओरोग्राफिक रेनफॉल जो बारिश होता है यहाँ पे मेघालय में चेरापूंजी में मौसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस इस मेघालय को बोला जाता है। फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे जो पूर्वांचल हिमालय है यहाँ पे टकरा के थोड़ा सा इस जगह पे बारिश देता है। ये हो गया पूरा हिमालय का पार्ट। और यहाँ पे वो जो अरेबियन ब्रांच है वो यहाँ पे बिंधन पर्वतमाला है, यहाँ पे सातपुड़ा है। तो बिंधन और सातपुड़ा में से ये यहाँ से भी थोड़ा सा हवा एंटर करता है तो यहाँ से भी थोड़ा सा बारिश इस साइड में भी थोड़ा सा बारिश देता है। ये पूरा इंडिया में जैसे जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, ऐसे साउथ ईस्ट मानसून की वजह से साउथ वेस्ट मानसून की वजह से ऐसे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होता है। अब अगर हम लोग इसमें रेनफॉल मैप ड्रॉ करेंगे तो ये मैप कुछ इस तरह का होगा। ये जगह सबसे वेटेस्ट प्लेस होगा, वेस्टर्न घाट में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होगा यहाँ पे अगर मैं 100 का एक लाइन ड्रॉ करूँ तो 100 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर का अगर लाइन है तो इस प्लेस 100 to 200 मीटर अराउंड है और बीच में सिर्फ एक ड्राई प्लेस है, मतलब वो लीवर्ड साइड की वजह से ये ड्राई रीजन बन जाता है। एकदम वेस्टर्न साइड पे जहाँ पे डेजर्ट एरिया है वहाँ पे रेनफॉल एकदम 20 से कम रहता है और इस एरिया में 100 से 60 के बीच में रेनफॉल होता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी 200 का एक लाइन बनेगा तो 200 से ज़्यादा वहाँ पे नीचे भी ज़्यादा रेनफॉल होता है, ऊपर भी ज़्यादा रेनफॉल होता है। यहाँ पे अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है। मतलब हम लोग अगर मोटा मोटी देख लेते हैं तो ईस्टर्न साइड पे 100 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा रेनफॉल मिलता है, वेस्टर्न साइड पे भी रेनफॉल मिलता है, पर कुछ कुछ जगह पे ड्राई कंडीशन प्रिवेल करता है। ये हो गया इंडिया में कैसे वेरिएबिलिटी है, मानसून कैसे मानसून का मेकानिज्म, किस मेकानिज्म से मानसून आ रहा है,
मानसून का इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये हम लोग रेनफॉल मैप से ये जान गए। अब हम लोग का जो मानसूनल सीजनल जो विंड है वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा लोकल विंड के बारे में। लोकल विंड को पढ़ने के लिए दो तरह का लोकल विंड होता है, एक होता है वार्म लोकल विंड और एक होता है कोल्ड लोकल विंड। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि वार्म लोकल विंड कहाँ कहाँ मिलता है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका पे वेस्टर्न साइड पे हम लोग को रॉकीज माउंटेन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वार्म विंड चलता है जिसका नाम है चिनूक। यहाँ पे विंटर सीजन में यहाँ पे साइक्लोनिक इफेक्ट होने की वजह से इस साइड में थोड़ा सा बारिश होता है, पर जब ये विंड ये पर्वत को क्रॉस करके लीवर्ड साइड में जाता है तो इसमें बारिश का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जाता है और विंड थोड़ा सा वार्म एंड ड्राई रहता है। पर ऐसे विंटर सीजन में यहाँ पे ब्लीजर या बहुत ठंडा कंडीशन मतलब ऐसे स्नोफॉल रहता है। पर जब ये वार्म विंड यहाँ पे एंटर करता है तो बहुत सारे एरिया पे स्नो मेल्ट मतलब तुरंत टेम्परेचर थोड़ा सा राइज कर जाता है और वो जो स्नो है वो मेल्ट हो जाता है। इसीलिए इसको चिनूक का और एक नेम से बुलाया जाता है जिसको बोलते हैं स्नो ईटर। चिनूक की जगह सेम एक विंड है, यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप के यहाँ पे आल्प्स पर्वतमाला है। आल्प्स के यहाँ पे आपको स्विट्जरलैंड नाम की एक देश कंट्री देखने को मिलेगा। आल्प्स सेम कंडीशन स्विट्जरलैंड में जब ये विंड मतलब स्विट्जरलैंड में इस विंड का नाम है फॉन। ये विंड जब स्विट्जरलैंड में आके पहुंचता है तो उस जगह पे ऑटम और स्प्रिंग सीजन में ये विंड आता है तो वहाँ पे भी स्नो को थोड़ा सा मेल्ट कर देता है। इसीलिए उस जगह को ऑटम एंड स्प्रिंग में इसको बोलते हैं क्लाइमेटिक ओएसिस बोलते हैं। और एक वार्म विंड है जिसको बोलते हैं हार्माटन, जो अफ्रीका की इस जगह पे सहारा डेजर्ट है। और ये हार्माटन नॉर्थ ईस्ट से भी और ईस्ट से भी ट्रैवल करता है। जब ये पूरा सहारा डेजर्ट को क्रॉस करते हुए जब वेस्टर्न साइड पे पहुंचता है, वेस्टर्न साइड पे क्या है, ह्यूमिडिटी कंडीशन प्रिवेल करता है क्योंकि समुद्र के किनारे है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने के कारण वेदर अनप्लीजेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कंट्री है गिनी में इसको हार्माटन बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट जो कंडीशन हो जाता है और ये जो हार्माटन विंड आता है सहारा डेजर्ट के ऊपर से, ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी वाला विंड होता है, बहुत ज़्यादा स्टोमी और डस्टी विंड होता है और इतना फोर्स इसका इतना ज़्यादा रहता है कि बहुत ज़्यादा ट्री इस टाइम अपरूटेड हो जाता है। डेजर्ट में जो हम लोग को धूल की आंधी दिखने को मिलता है वो ये सब लोकल विंड की वजह से होता है। तो जब गिनी के कोस्ट पे ये विंड पहुंचता है तो वहाँ पे वार्म विंड होने की वजह से जो मॉइस्चर कंटेंट गिनी में बहुत ज़्यादा था, ह्यूमिडिटी कंडीशन वो कम हो जाता है। तो जो वेदर बहुत अनप्लीजेंट था वेदर इस जगह पे प्लीजेंट हो जाता है। इसीलिए हार्माटन को गिनी में डॉक्टर विंड बोलते हैं। वैसे ही हार्माटन की तरह और भी कुछ वार्म विंड होता है। जैसे यहाँ पे आपको विक्टोरिया नाम की एक मिलेगा। विक्टोरिया में इसको बोलते हैं ब्रिक फील्डर, यूएसए में बोलते हैं ब्रिक, ये मतलब जो प्लेन है यूएसए का प्लेन है इसमें बोलते हैं बिग रोलर। न्यूजीलैंड में बोलते हैं उसको वार्म विंड को नॉर्वेस्टर। एंड यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ, ये पर्शियन गल्फ है और यहाँ पे मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया में और पर्शियन गल्फ में इस विंड को बोलते हैं सैमल। और एक वार्म विंड है जिसका नाम है सिरोक्को। सिरोक्को साउथ टू नॉर्थ ऐसे ट्रैवल करता है। पहले सहारा डेजर्ट के ऊपर से ट्रैवल करने के टाइम वो सैंड पिक करता है। फिर जब यहाँ पे मेडिटेरियन ओशन सी है, मेडिटेरियन सी को जब ये क्रॉस करता है तो वहाँ से मॉइस्चर पिक करता है। अब जब इटाली साउदर्न इटाली में, यहाँ पे इटाली एक कंट्री है, साउदर्न इटाली में जब ये पहुँचते हैं तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है और वो बारिश ऐसे रेड कलर के होते हैं। तो रेड कलर इसीलिए होता है कि उस रेनफॉल की बारिश के अंदर सैंड का डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट रहता है, इसीलिए ये कलर रेड होता है। इसीलिए सिरोको को इटली में, साउदर्न इटली में ब्लड रेन भी बोला जाता है। सिरोको का बहुत सारा अलग अलग नेम होता है अफ्रीका में।
जैसे इजिप्ट में इसको गिबली बोलते हैं, लीबिया में इसको इजिप्ट में इसको खमसिन बोलते हैं, लीबिया में इसको गिबली बोलते हैं और टूनासी में इसको चिली बोलते हैं। ऐसे बहुत सारा नेम होता है। और भी दो चार वार्म विंड है, जैसे जापान में है यूमो, अर्जेंटीना में भी एक वार्म विंड है जिसको बोलते हैं जोंडा, और यूएसए में मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वार्म विंड को बोलते हैं सांताना। ये हो गया वार्म लोकल विंड। अब हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड विंड को। कोल्ड विंड कहाँ पे चलता है? यहाँ पे फ्रांस है और यहाँ पे स्पेन है, दो कंट्री है। तो यहाँ पे ठंडी के टाइम में हाई प्रेशर सेंटर प्रिवेल करता है, हाई प्रेशर प्रिवेल करता है, और मेडिटेरियन में लो प्रेशर रहता है। तो हवा ऐसे नॉर्थ वेस्ट से ट्रेवल करता है। तो इस टाइम में इस जगह पे बहुत ज़्यादा चिलिंग इफेक्ट इस दो कंट्री में बहुत ज़्यादा चिलिंग इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे उसको मिस्ट्रल बोलते हैं। मिस्ट्रल और एक विंड है जिसको बोलते हैं बोरा, जो इटली में, नॉर्दर्न इटली में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। या यहाँ पे जो एड्रियाटिक सी है वहाँ पे ये विंड बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, जिसको बोलते हैं बोरा। ये भी नॉर्थ वेस्ट साइड से मूव करता है और मेडिटेरियन सी में लो प्रेशर बनने के कारण नॉर्थ वेस्ट साइड से मूव करता है। और एक दो लोकल विंड है जिसमें जैसे साउथर्न अमेरिका में यहाँ पे पंपास है, उसको बोलते हैं पंपारो। और कनाडा और अलास्का इस एरिया में विंटर में जो ठंडा विंड रहता है उसको बोलते हैं ब्लिजर्ड। ये हो गया पूरा लोकल विंड जो वार्म एंड कोल्ड विंड है, जिस वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में वहाँ पे कहाँ कहाँ उसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग थोड़ा सा लैंड और सी ब्रिज के और माउंटेन और वैली ब्रिज के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिया। अभी तक का हम लोग का सीजनल मानसून, सीजनल विंड हो गया, लोकल विंड के बारे में, लोकल विंड का वर्ल्ड में ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब सी एंड लैंड विंड क्या है? अगर आप लोग समुद्र के किनारे कभी घूमने गए होंगे कभी, तो यहाँ पे लैंडमास है, मतलब समुद्र के कोस्टल एरिया है, और यहाँ पे समुद्र है। तो दिन के टाइम में, डे टाइम में क्या होता है, ये जो समुद्र पे हाई प्रेशर सेंटर रहता है। क्यों? क्योंकि लैंड जितना जल्दी गर्म होता है उससे ज़्यादा पानी उससे थोड़ा सा लेट से गर्म होता है, और यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो डे टाइम में क्या होगा, हवा हाई टू लो प्रेशर के तरफ मूव करेगा, मतलब सी से लैंड की तरफ हवा चलेगा, इसको बोलते हैं सी ब्रिज। पर जब लेट आफ्टरनून हो जाता है या इवनिंग के टाइम धीरे धीरे पानी गर्म होना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर हो जाएगा, पानी गर्म हो गया, पर लैंड जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। तो हवा हाई टू लो प्रेशर, मतलब रात के टाइम में हवा लैंड टू सी की तरफ आएगा, इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। मतलब हम लोग को ये दिखने को, जब अगर हम लोग शाम के टाइम में समुद्र के किनारे लैंड की तरफ, कोस्ट एरिया की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं, तो हम लोग का हवा मतलब बैकवर्ड साइड से हम लोग को हवा महसूस होगा, इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। हम लोग का सी और लैंड ब्रिज हो गया। अब हम लोग को बाकी है माउंटेन और वैली ब्रिज। ये मान लीजिए एक माउंटेनस एरिया है, जब डे टाइम होता है तो इस जगह पे टेम्परेचर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, और ऊपर में माउंटेन एरिया में ऐसे ही ठंडा होता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। तो हवा हाई टू लो ऐसे मूव करता है, सॉरी, माउंटेन एरिया में, माउंटेन और वैली एरिया में ऐसे है। तो माउंटेन एरिया में ऊपर में डे के टाइम में यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे उससे ज़्यादा गर्म नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा। तो हवा हाई टू लो ऐसे मूव करेगा, तो इसको बोलते हैं वैली ब्रिज। और जब इवनिंग टाइम होता है इसका ठीक उल्टा होता है, मतलब यहाँ पे बहुत जल्दी रेडिएशन, मतलब लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है माउंटेनस एरिया में, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और यहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो हवा उल्टे साइड से, मतलब रिवर्सल मूव करता है, मतलब हाई टू लो ऐसे मूव करता है। ये मूव करने की वजह से क्या होता है कि नाइट टाइम में कभी कभी ये होता है कि
जब बहुत चिलिंग हवा ऊपर से वैली फ्लोर में पहुंचता है तो यहाँ पे जितना क्रॉप्स है ये क्रॉप्स सारे डैमेज हो जाता है। इस पूरा सेशन में हम लोग ये पढ़े हैं कि पूरा जो वर्ल्ड में जो प्रेशर बेल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पढ़ लिए, उससे रिलेटेड जो परमानेंट विंड है जैसे ट्रेड वेस्टर्ली पोलर, ये विंड के बारे में हम लोग पढ़ लिए। मानसून क्या है, सीजनल विंड क्या है, उसका रिवर्सल कैसे होता है, समर में नॉर्थवर्ड मूवमेंट की वजह से जो विंड साउथ टू वेस्ट मूव करता है, और जब विंटर में क्या होता है कि एज इट इज जो नॉर्थ ईस्ट साइड से जो मूव आता है तो वैसे विंड मूव करता है विंटर सीजन में। फिर हम लोग वेरियस टाइप का लोकल विंड के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग सी और लैंड ब्रिज के बारे में पढ़ लिए कि कैसे किस टाइम डे टाइम सी ब्रिज चलता है और नाइट टाइम लैंड ब्रिज चलता है, और माउंटेन और वैली ब्रिज के बारे में पढ़ लिए। आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।